देखिए, एक टॉपिक बीच में छूटा था। कौन चीज? इधर देखो ना रे, देखो इसमें जो हम सब पढ़ने वाले थे, क्या पढ़ने वाले थे पता है? एक टॉपिक था वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? वक्रता, त्रिज्या आर ना और फोकस दूरी में क्या संबंध, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या समझिए। यहाँ से मान लीजिए ये फिगर है आपका, ये कौन सा दर्पण का है? अवतल दर्पण का फिगर है कि नहीं है? ये अवतल दर्पण में हम बताए थे, यहाँ इसको क्या कहते हैं? पी कहते हैं। और यहाँ जो रहेगा बीच में केंद्र को सी कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं कि नहीं? और इसके बीच में जो रहता है उसको एफ कहते हैं। यस या नो? अब हम बताए थे एफ जो है पी और सी के बीच में होता है कि नहीं? हम ये भी बताए थे पी से सी का दूरी को आर कहते हैं, पी से सी की दूरी को आर कहते हैं, और पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, छोटी एफ कहते हैं, है ना? पी से सी की दूरी को आर कहते हैं, पी से सी की दूरी को आर कहते हैं, पी से सी की दूरी को आर कहते हैं, और पी से सी की दूरी को क्या कह देंगे? आर कह देंगे। और पी से एफ की दूरी को क्या कहेंगे? छोटी एफ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं कि नहीं? दो गो बताए थे आपको कि दो गो एफ मिलकर एक को क्या बन रहा है? आर बन रहा है। पी से एफ एगो एफ हुआ, यहाँ से यहाँ तक को भी क्या कहते हैं? एफ कहेंगे। ये दोनों बराबर ना है? मान लीजिए, समझिए यहाँ से, ये बीच में बिंदु है, इसका मतलब है ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या है? बराबर है कि नहीं है? जब दोनों टुकड़ा बराबर है तो ये एफ है, तो ये कितना होगा? एफ ही होगा कि नहीं होगा? अगर ये वाला इतना सा एफ है तो इतना सा भी क्या होगा? एफ ही होगा। अब देखिए यहाँ से, और इस दोनों एफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं कि नहीं? तो आर बराबर हम ये लिख सकते हैं, एफ और एफ मिलके ना आर बन रहा है, एफ और एफ मिलके आर बन रहा है, तो एफ प्लस एफ लिख सकते हैं क्या? तो दोनों आर बराबर हो जाएगा, दो गो एफ है तो क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं क्या? यस या नो? 2f लिख सकते हैं। दो गो एफ मिल रहा है तो इसके इसीलिए हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं कि नहीं? आर बराबर 2f लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चला? वक्रता त्रिज्या, ये त्रिज्या ना है, इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो है, और ये एफ क्या है? फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। एफ क्या है? फोकस दूरी है। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगुणन है। ये क्या है? आर पूछेगा, फोकस का क्या है? दुगुना। फोकस को 2 से गुना करेंगे तब ना आर पूरेगा। फोकस का दुगुना कौन है? आर। फोकस का दुगुना कौन है? आर। फोकस का दुगुना कौन है? आर। फोकस का दोगुना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना है, यानी कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? आर बराबर 2f का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना है, यानी इसका मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना है। फोकस दूरी का दुगुना है। फोकस दूरी को 2 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? आर निकलेगा कि नहीं? तो हम यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से हम ये निकाल सकते हैं, इस सूत्र से कह सकते हैं कि फोकस वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दोगुना होता है। कह सकते हैं कि नहीं? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना। अब यहीं से अगर हम एफ निकालते हैं तो यहाँ गुणन है बीच में,
तो एफ का अगर मान निकालेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 इधर आ जाएगा तो आर में भाग देगा कि नहीं, आर बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं, आर बटे 2। तो अब यहाँ से हम ये कह देंगे वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या है, दुगुना है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। आधा मतलब किसी में 2 से भाग देते तो आधा न हो जाता है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा कौन है, फोकस है, वक्रता त्रिज्या का आधा कौन है, फोकस है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, यही ना है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, ये कह सकते हैं कि नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो आपको लिखना है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधा है कि नहीं है, वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, फोकस निकले, तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि क्या लिखना है, चूंकि वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ से ये आपका संबंध हो जाएगा। पूछा जाएगा वक्रता त्रिज्या किसका 2 गुना, तो फोकस दूरी का 2 गुना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से लिख देंगे अर्थात क्या लिखेंगे, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है कि नहीं, इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा, r बटे 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये निकल गया आपका और ये निकल जाएगा। समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया तो बोलो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। यहाँ से आपको इसे लिख देना, पूछा जाएगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो लिखना वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। r बराबर 2f और f बराबर r/2, r बराबर 2f, f बराबर r/2, r बराबर 2f और f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें एक क्वेश्चन और छूटा हुआ था जिसका अब हम पढ़ेंगे। उस दिन हम सब पढ़ रहे थे कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को बिना स्पर्श किए अंतर पढ़े, बिना स्पर्श किए अंतर पढ़े थे, यही नहीं पढ़े थे, जिसमें हम बारी बारी से किसी वस्तु को दर्पण के सामने ले जाकर चेक कर रहे थे कि नहीं। तो जैसा प्रतिबिंब, जैसे जो है सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा तो कह देंगे ये अवतल दर्पण है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, है ना, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो वह कौन होगा, उत्तल दर्पण होगा, और समतल दर्पण होगा कि नहीं होगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की विशेषता क्या होती है, एक होती है वह आभासी भी बनाती है और ऐसा वह आभासी प्रतिबिंब भी बनाती है, और हमेशा वह दर्पण के ऊपर बनाती है। आभासी सीधा वस्तु की अपेक्षा क्या बनाती है, सीधा बनाती है, और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने का काम करती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण,
उत्तल दर्पण, ध्यान से समझिए। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर। इसको मिटा दे क्या, उतार लो तो पहले, जगह लिख के देंगे। उत्तल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण में अंतर। समतल, अवतल और उत्तल, समतल, अवतल और उत्तल, समतल, अवतल और उत्तल। 3 घर बनाएंगे। एक में लिखेंगे समतल दर्पण, एक में लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल के बाद उत्तल लिखो, उत्तल दर्पण। और एक में लिखना है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है क्या? इतना होने के बाद आगे हमको करना क्या है, समझिए। आगे लिखना है समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसमें हम बताए थे इसका परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक मतलब हम जिधर से देखते हैं, आईना का जो है आगे वाला भाग, जिधर से हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं आईना में, देखते हैं कि नहीं, तो वह क्या होता है, समतल होता है। होता है कि नहीं होता है? समतल ना होता है, छू के देखना एकदम प्लेन रहता है कि नहीं, तो समतल होता है। तो लिख देंगे समतल दर्पण का परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक, परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। इसका परावर्तक सतह बताइए, इसका परावर्तक, इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक, परावर्तक सतह क्या होता है, उत्तल दर्पण का उठा बन रहता है। उत्तल दर्पण का उठा, देखिए यहाँ देखिए, इस समतल दर्पण होता है, ऐसे रहता है क्या, उत्तल दर्पण ऐसे रहता है, अंदर से पेंट किया हुआ रहता है, बाहर से उठा हुआ है कि नहीं है। और यहीं अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए, कौन अवतल दर्पण ना, अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है कि नहीं। मान लीजिए बाहर से पेंट कर दिए तो इधर से देखेंगे, देखेंगे कि नहीं, इसका परावर्तक सतह क्या होगा, धसा होगा। इसका परावर्तक सतह उठा होता है, उठा होता है, लिख देंगे इसका। अब इसी में ना, अब लिखेंगे इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा कि धसा, धसा होता है, लिख देंगे धसा होता है। समझ में आ रहा है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह एकदम समतल, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ। अब बताइए अवतल दर्पण में इधर से देखेंगे कि उधर से, प्रतिबिंब किधर से बनेगा, उधर से बनेगा, तो ये वाला धसा हुआ है कि नहीं है। और इसमें किधर से प्रतिबिंब बनेगा, इधर से, तो ये वाला भाग उठा हुआ है कि नहीं है। और ये क्या है, सीधा है तो समतल है, सीधा है तो क्या है, समतल है। तो समतल रहेगा तो कहेंगे समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उठा रहेगा तो उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धसा रहेगा तो अवतल दर्पण होता है कि नहीं। अब दूसरा लिखेंगे, यह समझिए, इन 4 को एकदम दिमाग में याद रखना है। इसका परावर्तक सतह समतल, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। अब इसमें हम बताए थे समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, या जिसको हम आभासी कहते हैं। काल्पनिक को ही क्या कहते हैं, आभासी। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक मतलब जब तक सामने में खड़ा है तब तक प्रतिबिंब रहेगा, उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाता है। यह भी क्या करता है, हमेशा काल्पनिक ही बनाता है। उत्तल दर्पण में भी 2 प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, और वो हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो इसमें भी लिख देंगे यह हमेशा आभासी या कौन सी, काल्पनिक
काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और यह दोनों प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक भी और काल्पनिक भी और वास्तविक भी। लिखेंगे यह काल्पनिक, या तो आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। 7 स्थिति हम बताए थे कि नहीं? और इसमें हम अलग अलग करके वस्तु को जब रखते थे, पहले अनंत में रखे थे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे, फिर वक्रता केंद्र पर रखे थे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे थे, फिर फोकस पर रखे थे। क्या फोकस पर रखे थे तो अनंत में बना था। फोकस और ध्रुव के बीच में जैसे रखे तो वह पीछे चला गया, दर्पण पीछे न बना। और कहाँ बना? ऊपर में बना। तो ऊपर प्रतिबिंब कैसा? आभासी बनता है। दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा? आभासी। और मुख्य अक्ष के जब नीचे बनेगा तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। यह हमेशा, यह तीसरा लिखेंगे इसमें, समझिए। यह इसमें जो है इसका आवर्धन जो है, अगर इसका आवर्धन क्या होगा? +1 होगा। इसका आवर्धन क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि आभासी ना मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। और इसका आवर्धन क्या होगा? इसका भी +1 होगा। और यह इसका प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें लिखना है आगे हमको, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हल्का हल्का वाला लिखो, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा और दर्पण के पीछे, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर। यह हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। इसमें लिखना है तीसरा पॉइंट, यह हमेशा सीधा बनाता है। यह हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना है आपको कि जो है उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से छोटा। सीधा बनाएगा लेकिन वस्तु से छोटा, सीधा बनाएगा लेकिन वस्तु से छोटा। और यह जो है सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बड़ा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यह सभी प्रकार के प्रतिबिंब को क्या करता है? छोटा बड़ा सभी प्रकार के प्रतिबिंब, यह छोटा बड़ा सभी प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। अवतल दर्पण छोटा बड़ा बिंदु के बराबर, बिंदु से बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत छोटा बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता। हम बताए थे दूर से वस्तु को जैसे जैसे नजदीक लेते जाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब का आकार बढ़ते चला जाएगा। इधर से वस्तु ले जाएंगे, इधर ही वस्तु है, ये प्रतिबिंब है ना। अनंत में है तो प्रतिबिंब यहाँ, जैसे जैसे वस्तु आगे जाएगा प्रतिबिंब पीछे चलते जाएगा कि नहीं? और वस्तु प्रतिबिंब जहाँ था वहां जाएगा तो अनंत में आ जाएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर वहां से फोकस से जैसे आगे करेंगे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? यस या नो? समझ में आ रहा है क्या? तो उसके बाद यहाँ से हम लिख देंगे हमेशा जो है, क्या लिखेंगे? समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण क्या करता है? यह हमेशा सीधा, लिख दिए क्या? यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब
बनाता है। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह सभी प्रकार, यह इसमें छूट गया, इसमें जो है लिखेंगे यह सीधा उल्टा, सीधा और उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें दोनों प्रकार का, यह सीधा उल्टा दोनों प्रकार का क्या करता है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब। इसमें जो है, इसमें सीधा उल्टा, इसमें लिख दीजिए, इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और इसमें एक और लिख सकते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, समझिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, इधर वस्तु होगा, इसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा कि नहीं। उत्तल दर्पण में भी जो है वस्तु को इधर रखेंगे, इसमें किधर प्रतिबिंब बनेगा, ये उत्तल दर्पण है, इधर पीछे बनेगा, पीछे बनेगा ना। लेकिन अवतल दर्पण की बात किया जाए, कौन दर्पण का, अवतल दर्पण का, तो वस्तु हम जिधर रखेंगे प्रतिबिंब उधरे बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो इसमें जो है प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। इसमें दर्पण के आगे नहीं बन रहा है, इसमें दर्पण के आगे बन रहा है, इसमें नहीं, इसमें दर्पण के पीछे बन रहा है। समतल दर्पण में दर्पण के पीछे, आईना में खड़ा रहते हैं तो क्या इधर प्रतिबिंब बनता है, हमारे आगे बनता है क्या, दर्पण के पीछे। आईना को, दर्पण को आगे में लगा के आप जितना दूर जाइएगा ना, तो आईनों में क्या होगा, दर्पण में भी उतना दूर दिखाई देता है, उतना ही दूर दिखाई देता है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम रियल में पीछे हटते हैं, वैसे वैसे दर्पण में भी हमारा प्रतिबिंब पीछे हटते चला जाता है कि नहीं जाता। तो हम यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, इसमें प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा दर्पण के, हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनेगा, पीछे बनता है। समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, समतल, इसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और इसमें भी क्या होता है, दर्पण के पीछे। इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। लेकिन ये क्या करता है, आगे भी बनाता है और पीछे भी बनाता है। इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के आगे और, आगे और पीछे, आगे और पीछे दोनों जगहों पर बनता है, दोनों जगहों पर बनता है। इसके अतिरिक्त हम कई सारा पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जितना हम विशेषता बताए थे, उपयोग उसका बताए थे, वह सभी इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसका गुण सभी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसमें हम चिन्ह परिपाटी भी बताए थे दोनों का, चिन्ह परिपाटी के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अंतर कर सकते हैं। कोनो दिक्कत है यहाँ तक। तो पूछा जाएगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे इसका परावर्तक सतह क्या होता है, इसका परावर्तक सतह समतल होता है, इसका परावर्तक सतह उठा होता है, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। वह समतल दर्पण हमेशा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यह हमेशा आभासी काल्पनिक, यह भी क्या बनाता है, आभासी और काल्पनिक। उत्तल दर्पण भी आभासी और काल्पनिक, और यह क्या होता है, आभासी और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यह हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा जो है
या इसमें जो प्रतिबिंब सीधा और उल्टा, सीधा और उल्टा, और बड़ा छोटा, सीधा और उल्टा, या जो है या लिखेंगे या सीधा उल्टा और सभी प्रकार के, और बड़ा सीधा और उल्टा लिखेंगे, या सीधा और उल्टा, और इसमें जो है लिखेंगे या हमेशा, हमेशा नहीं, या सीधा उल्टा और वस्तु से कभी बड़ा और कभी क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह सीधा उल्टा तो बनाता ही है, लेकिन कभी कभी बड़ा और कभी छोटा, मतलब स्थिति पर डिपेंड करता है कि वस्तु को आप कहाँ रख रहे हैं। जहां रखिएगा उसी के हिसाब से क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगला लिखे कि इसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अब पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा दर्पण है जो हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा बनता है तीनों में पीछे, लेकिन हमेशा कौन बनाएगा, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ही, ये दोनों दर्पण हमेशा, वस्तु कहीं भी रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा, दर्पण के पीछे ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका था, तीनों में क्या अंतर था, समझ में आ गया यहाँ तक। और उसके बाद हम बताए थे, कल वाला रिवीजन कर लो। कल जो हम बता रहे थे उपयोग बता रहे थे, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग। कल क्या बता रहे थे, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग में हम बताए थे, ध्यान से सुनिए, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। पूछा जाएगा अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। सोलर कुकर या सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट या जिसको हम अग्रदीप कहते हैं हिंदी में, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत में भी किसका प्रयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत में भी अवतल दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक दांत की जांच करने में, दंत चिकित्सक सुन रही है, दंत चिकित्सक दांत की जांच करने में, दांत का आंतरिक भागों की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कान नाक मुंह के जो है क्या कर रहे हैं, जांच करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए भी प्रदर्शनी कक्ष में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टॉर्च हुआ, टेबल लैंप हुआ, गाड़ी का हेडलाइट हुआ, इन सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण का उपयोग बताए थे। उसके बाद हम बताए थे उत्तल दर्पण का उपयोग। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग में क्या बताए थे, उत्तल दर्पण के उपयोग में हम बताए थे गाड़ी के साइड मिरर में गाड़ी का साइड मिरर या पश्च दृश्य के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आईना लगा रहता है ना गाड़ी के बगल में साइड में, उसमें भी क्या, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके बनाता है। यानी लिखे हैं उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, या क्या लिखा है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण का विशेषता यह है कि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा करके बनाता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए जो है गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद हम बताए थे, उसके बाद क्या बताए थे बताओ, सड़कों गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक सतह के रूप में, सड़कों एवं गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक सतहों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शनी कक्ष में जो है छोटा प्रतिबिंब बनाने में, प्रदर्शनी कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने में जो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कल हम पूरी तरह से क्या कर दिए थे, क्लियर कर दिए थे, लिखा भी दिए थे, और ये भी बताए थे कि
इसके गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? बताए थे कि नहीं बताए थे? उसमें हम बताए थे गाड़ी वाला जो था अग्रदीप के रूप में अवतल दर्पण क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली जो है सभी प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ भेज देती है? आगे की ओर भेज देती है, जिससे आगे का क्षेत्र दीप्त हो जाता है और चालक को गाड़ी चलाने में सुविधा होती है। इसलिए जो है अवतल गाड़ी के अग्रदीप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सौर भट्टी वाला भी लिखा थे, सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे नो तो इसमें हम लिखाए थे कि जो है यह क्या करता है, सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश पुंज को क्या करता है, यह प्रकाश की किरणों को किसी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, जिससे वह बिंदु क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, सारा प्रकाश को जो है एक बिंदु पर ले जाकर क्या करेगा, जमा करेगा, और जब जमा होगा तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, अत्यधिक। कंपास में जो पहले वाला आता है ना, वो कंपास में वो आता था दूरबीन, दूरबीन जिसको हम कहते थे कि नहीं, कागज जलाते थे, विभिन्न प्रकार के जो है एक्टिविटी उससे करते थे कि नहीं। सेम समझ लो कि अब उतना सा दर्पण से इतना सा लगा रहता है उसमें, तो वह अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण अवतल लगा रहता है। तो वह क्या करता है कि उससे देखो प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, जैसे नो इसमें प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब बोलते हैं, उसमें प्रकाश जाएगा तो वह प्रकाश को एब्जॉर्ब करके जो किसी एक बिंदु पर फोकस करता है, तो कुछ ही देर में क्या करता है, उसको जला देता है। अब छोटा सा प्रकाश, छोटा सा बहुत ही तुच्छ जो है वह प्रकाश क्या करता है, कागज को जला दिया कि नहीं। अब उसके जगह पे बहुत बड़ा दर्पण लगाएंगे तो ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा, एक बिंदु पर जमा करेगा। जब बहुत सारे प्रकाश को एक बिंदु पर जमा करेगा, जल्दी गर्म होगा कि नहीं होगा, और जल्दी गर्म होगा तो जल्दी आग धर लेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वह अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर ले जाकर जमा कर देती है, और जमा करता है तो वह बिंदु जो है क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो इसका प्रयोग बहुत सारे फैक्ट्रियों में भी किया जाता है। ये सब हम बता के खत्म कर दिए थे, और जो इसमें दो चार को प्रूफ करने वाला है जो अभी तक हम बताए नहीं है। अब कल जो होगा, कल से सत्यापन वाला चलेगा। जितना तुम्हारा जो है आप सबका इसमें जो है बेसिक था, परिभाषा था, ऑब्जेक्टिव था, टोटल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है इतना दिन के क्लास में। अब एक दो दिन का और क्लास है जिसमें हम खाली सत्यापन करने वाला 3 फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। इन तीनों फॉर्मूला को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। अभी उतार लो फिलहाल।